नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी बुक होती है उसके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं पूरी बुक से अगर हम लोग बात करें तो उसी की सीरीज चल रही थी। इसके अंतर्गत हमने पहला पार्ट देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। ठीक, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाला है और 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरी बुक से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाएगा। साथ में उसका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट किया था। जो आपकी क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे सीरीज के अंतर्गत कराए जाएंगे। उसके बाद में फिर आप लोग के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी बुक से उसको भी कराया जाएगा। उसके बाद फिर जितने आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उनको भी कराया जाएगा। ठीक, तो सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि जितनी भी वीडियोस हों आप तक जल्दी से पहुंच जाएं और साथ में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग पता होगा कि आज 1 जनवरी है और आपका जो नया साल है आज से स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें उसी के लिए आप लोगों के लिए छोटा सा ऑफर रखा गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसे अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, साथ ही में केमिस्ट्री के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज केवल 100 रुपीज़ कर दिया गया है 3 जनवरी रात 12 बजे तक। तो जिनको भी ज्वाइन करना है इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 100 रुपीज़ में आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से कराए जा रहे हैं इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो अगर हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट आपका था उसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 8 जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसको कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब हमारी बारी है उसके आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में उनको करने की। ठीक, तो चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और 9वें क्वेश्चन से हमको आज के इस वीडियो में करना है। ठीक, तो देखते हैं हमारा जो 9वां क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है। तो इस पेज को मैं नीचे वाले पेज को हटा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक, तो आपका 9वां क्वेश्चन है वंशागत एवं संक्रामक रोग में अंतर लिखिए। ठीक, 2007 और 2008 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, कह सकते हैं कि याद कर लिए, तो इससे आप लोगों को अति लघु के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ में भी बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल होती है जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और साथ ही में ये क्वेश्चन अगर आपके लघु उत्तरीय में भी आ जाता है तब भी आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें और अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको वहां पर मिलता रहेगा। ठीक, तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि वंशागत एवं संक्रामक रोगों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वंशागत रोग डालेंगे, उसका फिर उसका आंसर लिख देंगे, उसके बाद फिर आप लोग संक्रामक रोग डाल के फिर उसके बारे में लिख देंगे। बस आप लोग का जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे वंशागत रोग का कि ये रोग जन्मजात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपके वंशागत रोग होते हैं ये जन्मजात रोग होते हैं, यानी कि जन्म से ही ये रोग होते हैं। ठीक, और ये जो रोग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, इसीलिए हम इसे वंशागत रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हीमोफीलिया हो गया, रक्तता हो गया, आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। तो ये सारे जो रोग हैं ये सभी वंशागत रोग हैं और ये जन्मजात रोग हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है और इतना लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं संक्रामक रोगों के बारे में, यानी कि जो संक्रामक रोग होता है ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। बस आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो संक्रामक रोग क्या है? ये रोग रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो संक्रामक रोग होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। किसके द्वारा? रोगाणुओं के द्वारा फैलता है। कह सकते हैं कि रोगाणुओं के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं और साथ ही में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जुखाम, फ्लू, सिफिलिस ये सारे रोग जो हैं वो संक्रामक रोग हैं। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि तो अगर मान लिया किसी भी व्यक्ति को ये रोग है, संक्रामक रोग है, तो अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी ये संक्रामक रोग हो जाता है। नहीं, जैसे कि जुखाम हो गया, फ्लू हो गया, सिफिलिस हो गया, सारे रोग जो हैं वो संक्रामक रोग हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसे आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि और भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो रोगों के कारक एवं वाहक का नाम लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं, उसके हमको कारक बताने हैं, साथ ही में उसका वाहक क्या होता है उसको बताना है। 2010 में, 2013 में, 15 में और 16 में क्वेश्चन आया है। जैसा कि पहला रोग दिया गया है यहाँ पर फील पाँव, तो हम लोग को बताना है कि जो फील पाँव रोग होता है उसका कारक कौन है और साथ ही में उसका वाहक कौन है। ठीक, दूसरा रोग इसमें दिया गया मलेरिया, तीसरा रोग इसमें दिया गया मस्तिष्क ज्वर, जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है अपनी कॉपी में। तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार से बताएंगे, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर डालेंगे और रोग के बारे में लिखेंगे, यानी कि जो रोग यहाँ पर दिए गए हैं उसको एक लाइन में लिख लेंगे। जैसा कि पहला रोग दिया गया फील पाँव, जिसे हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं, सबसे पहले आप लोग उसे लिख लो। फिर दूसरा इसमें दिया गया मलेरिया के बारे में जानकारी देनी है, तो मलेरिया आप लोग दूसरा नंबर पर लिख लो। तीसरे नंबर पर आप लोग मस्तिष्क ज्वर लिख सकते हैं, जो कि आपको डेंगू भी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग रोग के बारे में लिख लेंगे। अब आपको आंसर बताना है कि सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है कि रोगों के कारक का नाम बताना है, साथ में वाहक का भी नाम बताना है। तो जो आपका फील पाँव रोग होता है उसका जो कारक होता है आपका हो जाता है ब्यूचेरिया ब्रैनक्राफ्टी, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। और साथ में अगर हम लोग वाहक की बात करें, जो फील पाँव रोग होता है इसका वाहक की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक, तो इसे आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि जो आपका फील पाँव रोग होता है उसका कारक होता है ब्यूचेरिया ब्रैनक्राफ्टी और वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले कारक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका अगला रोग है मलेरिया, तो मलेरिया का जो कारक होता है वो आपका प्लाज्मोडियम होता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना, जो प्लाज्मोडियम जाति होती है वो आपका कारक होती है किसकी, मलेरिया की। ठीक, और वहीं पर अगर हम वाहक की बात करें तो जो वाहक होता है आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। आपको पता होगा अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, और अगर नहीं भी करी है तब भी आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लें डेली बेसिस पे, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है मस्तिष्क ज्वर, जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं। तो इसके कारक क्या होता है उससे देख लीजिए। तो आपका जो इसका कारक होता है वो आपका होता है फ्लेबी विषाणु, और अगर हम लोग वाहक की बात करें तो वाहक होता है आपका मादा एडीज मच्छर। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग जो 10वां क्वेश्चन था ये भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन क्या है उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। तो जो 11वां क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति लघु में भी आ सकता है और साथ में लघु उत्तरीय में भी आपका आ सकता है। ठीक, तो इसको किस प्रकार से आपको बताना है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। दो क्वेश्चन इस मतलब इस तरीके से आपके दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बायोगैस के बारे में बताइए, और दूसरे नंबर पर आपसे पूछ सकता है कि बायोगैस के घटकों के नाम बताएं, यानी कि बायोगैस जो होती है वो किन किन घटकों से मिलकर के बनी होती है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये 2018 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी कि जो बायोगैस होती है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, जो अवायवीय सूक्ष्मजीवों मेथनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यानी कि जो आपके अवायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी सहायता से जो आपके घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट के जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके हम लोग बायोगैस को उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोगैस में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो घटक की बात करें तो बायोगैस में 50 से लेकर के 70% तक आपकी मीथेन पाई जाती है, 30 से लेकर के 40% तक आपकी CO2 गैस पाई जाती है, और तथा साथ ही में इसमें कुछ अल्प मात्रा में भी कुछ गैसें पाई जाती हैं जो आपकी होती हैं एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन और साथ में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उनके घटक के बारे में बता सकते हैं, साथ में बायोगैस के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 2014 में बोर्ड परीक्षा में आपके आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे उसे देख लीजिए। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे यह विज्ञान की वह शाखा, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी होती है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यानी कि जो जैविक तंत्र होते हैं साथ में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं। ठीक, में आगे कि यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, आणविक जीव विज्ञान, आनुवांशिकी आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और साथ में अगर आपसे पूछ ले कि जैव प्रौद्योगिकी जो होता है इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप लोग इतना भी बता सकते हैं। अगर नहीं पूछेगा तब भी आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार बताएंगे कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल इरेक ने किया। ठीक, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये आपका अलग क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल इरेक ने किया। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका होता है यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, या फिर हम लोग को कह सकते हैं कि जो यौन संचारित रोग होता है उसके बारे में हमको जानकारी देनी है और इससे बचने के लिए कुछ उपाय भी हमको बताने हैं। ठीक, तो ये आपका अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आपका अगर आपके आएगा तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 4 या 5 लाइन आप लोग लिखेंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि यौन संचारित या फिर हम लोग जिसे कह सकते हैं लैंगिक संचारित रोग जो होते हैं, जो किसी संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में यहाँ पर कटा है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप लोग स्टार्ट करिए शुरू से। क्या लिखा है? यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग वे रोग होते हैं जो किसी संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लैंगिक संभोग द्वारा उत्पन्न होते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग लिख देंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल लेंगे। लेकिन इसमें कुछ और पूछ रहा है कि इससे बचने के लिए उपाय बताइए। ठीक, तो इसका उपाय क्या है? तो उपाय भी आप लोग बता सकते हैं, 2 उपाय बताएंगे, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, तो ज़्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आप लोग पहला जो उपाय बताएंगे कि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं। दूसरा उपाय इसमें हो सकता है कि रोगी के संपर्क में ना आए। ठीक, तो ये रोग आपको नहीं फैलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग जान गए होंगे कि 13 क्वेश्चन जो आपका होता है यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से आपको इसका आंसर बताना है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या उसे आप लोग देख लीजिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है वो आपका होता है गर्भ निरोधक क्या है? मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर डाल करके कि जिनके द्वारा गर्भधारण या फिर संतान उत्पत्ति को रोका जाए, या फिर कह सकते हैं कि जिनके द्वारा जनसंख्या वृद्धि की दर को कम किया जाए, वो आपके गर्भ निरोधक कहते हैं। ठीक, जिन्हें हम लोग गर्भ निरोधक कहते हैं कि जिनकी सहायता से ही हम लोग गर्भधारण को रोक सकते हैं, साथ में संतान उत्पत्ति को रोक सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की दर को हम लोग कम कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग गर्भ निरोधक कहते हैं। और अगर हम लोग गर्भ निरोधक के लिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों की बात करें तो उसमें आप लोग गोलियां और साथ में कंडोम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग 2 लिख देंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। इतना आपको लिखना है बस, इसके आगे आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला यानी कि जो आपका 15वां क्वेश्चन है जो आपका होता है मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। 2018 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर आपको याद भी रखना है अच्छे तरीके। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप लोग सभी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखो और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फॉलो करो। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कराए जा रहे हैं, तो आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखो। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि राइनो विषाणु एवं कोरोना विषाणु। ठीक, यानी कि इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं जब आपका साधारण जुकाम होता है उत्पन्न करने वाले जो 2 विषाणुओं के नाम होते हैं उसमें आप लोग बता सकते हैं, एक तो आपका राइनो विषाणु हो जाता है, दूसरा आपका कोरोना विषाणु हो जाता है। ठीक, तो ये आपका आंसर बहुत ही सिंपल सा था, इसे आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका क्या है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि जीन की परिभाषा लिखिए, यह कहाँ पाई जाती है, ये भी हमको बताना है। ठीक, 2018 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही जल्दी ही आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और 2023 में भी आ सकता है। तो किस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बताएंगे अगर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बताएंगे कि जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। ठीक, यह वंशागति की इकाई है। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। पहले आप लोग क्या लिखेंगे कि जो जीन होता है तो गुणसूत्र पर स्थित एक रचना होती है। ठीक, जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जो कोई अनुवांशिक गुण होता है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। आगे आप लोग इसमें लिखेंगे कि यह वंशागति की इकाई है, और यह भी आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका जीन शब्द है उसका प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ ही में से लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है जो आपका है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, या किस प्रकार या कह सकते हैं या किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है। 2011 का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं इसका आंसर कि जो पेनिसिलिन होती है इसकी खोज सन 1929 ईस्वी
ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और यह एक प्रतिजैविक है, यानी कि जो पेनिसिलिन है आपका यह एक प्रतिजैविक है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में की थी। ठीक, जो पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने करी, तो आप लोग बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, 1929 ईस्वी में करी। अगर आपसे पूछेगा कि पेनिसिलिन क्या है तो आप लोग बता सकते हैं यह एक प्रतिजैविक है। अगर आपसे पूछता है कि पेनिसिलिन को हम लोग किस कवक से प्राप्त कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।